प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा, जिससे कि आपके माइंड में ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि इसी प्रकार की वीडियो आपको सभी सब्जेक्ट की आगे मिलती रहेंगी, इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट उसमें आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आज से ही क्या हम तैयारी शुरू कर रहे हैं 9th सभी विषयों की, जो आपके अर्धवार्षिक के साथ साथ फाइनल एग्जाम भी होने वाले हैं उनकी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि है 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। यानी कि हमें क्या 6√5 को 2√5 से गुणा करना है और उसका मान हमें लिखना है। ठीक है, और ये आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन बनाए गए। ऐसे नहीं है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपके सिलेबस से बाहर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल जो आपका सिलेबस हट गया है उनके क्वेश्चनों को यहाँ पर बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ किस प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया था, हमें क्या गुणा करना है 6√5 का हमें गुणा करना है 2√5 में। ठीक है, तो सिंपली गुणा आप जानते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले जो रूट की संख्या का गुणा अलग होता है और जो बाहर की संख्या होती है उसका गुणा अलग होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बराबर लगा देता हूँ। तो देखिए, 6 का हम गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ये यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम √5 और √5 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। क्यों आएगा 5? जैसे कि आप यहाँ पर जब भी रूट के अंदर हमारे क्या जोड़े बनते हैं तो हम एक क्या संख्या बाहर निकालते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी इसके जोड़े बन जाएंगे, इसलिए 5 आपका बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 12 का हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12×5 60। यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकल के आएगा विद्यार्थियों, वो आपका निकल के आ जाएगा 60। यानी कि 6√5 को यदि आप 2√5 से गुणा करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए तो हमें बताना है कि उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्या 1 हो सकती है, क्या 2 हो सकती हैं, या 10 हो सकती है, या अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जैसे कि 3/4 और 5/6 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो उससे ज़्यादा भी हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन इस टाइप का है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो इसका जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन 2 का, इसका आपका आंसर हो जाएगा अनंत होती हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या है, या हम बोल सकते हैं कि अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती हैं, तब भी आपका आंसर यही आएगा, अनंत या अनगिनत। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपसे पूछे दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तब भी आपका अनंत आएगा। और यदि ये आपसे पूछे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तब भी आपका आंसर अनंत आएगा या अनगिनत आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें दिया गया एक फॉर्मूला, जो कि है आपका दिया गया है a⁴m इंटू, या गुणा लिख सकते हैं a⁴n बराबर क्या होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर क्या जो आपका बेस दिया गया है वो कैसा है, आपका समान है। यदि जब आपका बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, यदि घातें इंटू में हो तो वो क्या आपकी जुड़ जाती है। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा a⁴m+n। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यदि यही आपकी जो बेस में बटे में होता तब क्या होता, जैसे कि यदि आपको दिया जाए कि a⁴m दिया जाए और बटे में दिया जाए आपको a⁴n। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे जो बेस है a और a, तो यहाँ पर भी क्या समान है। ठीक है, लेकिन जो a और a का क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था, तो यहाँ पर प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या भाग लग रहा है, तो बेस आपका a है, गुणा में जुड़ जाता है तो भाग में आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा m-n। ठीक है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें विद्यार्थी, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि सबसे बड़ी
ऋणात्मक संख्या लिखिए, यानी कि सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या है उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, यहाँ पर मैं आपको बना भी देता हूँ। इस तरीके से आपकी संख्या रेखा रहती है। ठीक है, यहाँ से जो मध्य बिंदु आपका 0 होता है, इसके जो राइट साइड जाएंगे तो संख्या प्लस में रहेंगी, जैसे कि +1, +2, +3 और +4। ठीक है, और यदि इसके हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये आपका -1, -2, -3 और -4, और ऐसे ही क्या संख्या आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम क्या है राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएंगे तो संख्याओं का मान कैसा होगा, घटेगा। जैसे कि 4 के बाद आपका 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर -1 आया, फिर -2, -3, -4, -5, ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी और संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। अब हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या बताना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऋणात्मक संख्या यहाँ से शुरू हो रही हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या वो होगी जो सबसे पहले आएगी, क्योंकि यदि हम -2 को कहने की सबसे ऋणात्मक संख्या है तो इससे बड़ी भी आपकी क्या होगी, -1 होगी। इसलिए जो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या आपकी होगी वो आपकी -1 हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यदि इसके हम इस साइड जाएंगे, इस साइड तो ऋणात्मक संख्या होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आएंगी 0 के बाद वो आपकी प्लस में ही आएंगी, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो जब इस साइड ऋणात्मक संख्या आएंगी नहीं तो हम इस साइड बड़ी संख्या ऋणात्मक देख नहीं पाएंगे। ऋणात्मक संख्या केवल इसके इस साइड ही जाएंगी, लेकिन इस साइड आएंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है यदि हम राइट से लेफ्ट जाएंगे ना तो संख्याओं का मान कैसा होगा, घटेगा। तो मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ कि घटेगा। तो सबसे बड़ी जो आपकी ऋणात्मक संख्या होगी वो आपकी -1 ही होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या लिखिए तो ये आपको हो जाएगा -1 ही सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या आपकी हो जाएगी। तो ये आंसर क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया गया है परिमेय संख्याएं क्या हैं, तो ये परिभाषा मैंने कई बार आपको बताई है। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें कि हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, और एक P/Q क्या होने चाहिए, P और आपके Q क्या होने चाहिए, P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए, और जो Q है आपका वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो ये होती हैं परिमेय संख्याएं। मैंने पूरी परिभाषा नहीं लगाई है, यहाँ से इतना बता दिया है कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम क्या करें, P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2/3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 आपका क्या है, ये आपका P है और ये आपका Q है, तो दोनों पूर्णांक हैं। तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई करती है। पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। सेकंड कंडीशन थी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 3 क्या 0 के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं, अतः ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि यही संख्या को मैं लिख दूँ 2/0, तो अब हम देखेंगे कि ये परिमेय संख्या हमारी है या नहीं है। तो देखिए P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो यहाँ पर P और Q पूर्णांक तो हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो Q है वो आपका क्या है, 0 है। इसलिए ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या ये आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो ये होती है परिमेय संख्याओं को पहचान करने का, जो आपका इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। यदि इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो इन सभी चैप्टर के बारे में आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इनमें बहुत ही अच्छे अंक ला पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपको दिया गया है √a + √b। तो एक कोष्टक में दिया गया है, फिर कोष्टक में है आपका √a - √b। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कई बार। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यदि आपका दिया जाए a + b और फिर आपको दिया जाए a - b, यानी कि यदि दोनों संख्याएं समान हो, जैसे कि यहाँ पर भी a b है, यहाँ पर भी a b है, और उसके बीच में एक चिन्ह प्लस का हो एक माइनस का हो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है a² का -b²। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे सेम संख्या दी गई, यहाँ पर भी √a है, यहाँ पर भी √a है, यहाँ पर भी √b है, यहाँ पर भी √b है, लेकिन इसमें एक में क्या है, एक प्लस है, एक में माइनस है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहली संख्या आपकी a है इसका स्क्वायर कर सकते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरी संख्या उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पर क्या दी गई, आपकी a दी गई है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि √a का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या b दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे, तो दूसरी संख्या आपकी दी गई है यहाँ पर √b, तो मैंने यहाँ पर √b का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। ठीक है, देखिए अब जब √a का स्क्वायर हम करेंगे तो √a का स्क्वायर आपका जो आएगा वो आपका a आ जाएगा। ठीक है,
और रूट बी का स्क्वायर आपका बी आ जाएगा, यानी कि इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। हमारे यहाँ तक कितने 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन से दिया गया है। मैंने जैसे कि बताया टोटल 25 क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। यदि इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको क्या है एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया गया है हमें कि 2 की पावर 0 दी गई है प्लस 2 की पावर 0 बटे 2 की पावर 0 का मान होगा। तो हमें इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, यदि a की पावर कोई भी संख्या है यहाँ पर देखिए, यदि a की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे कि a की जगह पे कोई भी संख्या आपकी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर मैं 2 कर दूँ, a की जगह पे 2 की पावर 0 तो बराबर 1 होगा। a की जगह पे मैं 100 भी लिख दूँ तो 100 की पावर 0 कर दूँ तब भी मान इसका क्या होगा 1 होगा। यानी कि यदि किसी की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया था 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 बटे 2 की पावर 0। तो इसका हमें मान निकालना, कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, मैंने अभी बताया। यदि 2 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। इसकी पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, या तो आप इसका इसमें गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर 1 बटे लेंगे, या सीधे आप लिख दीजिए 1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो आई होप आप इसे भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 पर यहाँ पर आपको दिया गया है एक इक्वेशन दी गई है जो कि आप भाग से संबंधित है कि भाज्य बराबर आपका भाजक होता है, गुणा यहाँ पर क्या आएगा आप वो हमें बताना है प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है 8 है। तो ये आप जानते होंगे, जो आपका भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक, यहाँ पर क्या आएगा आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा में आपका होता है भागफल, भागफल प्लस रहता है आपका शेषफल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो खाली स्थान की जगह पे आपका आएगा वो आपका आएगा भागफल। ठीक है, तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये क्या है, इस फॉर्मूले को आपको याद करके रखना है। कभी कभी यहाँ पर इस जगह खाली स्थान दे देते हैं, आपको केवल दिया जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस डॉट डॉट डॉट, तब आपको यहाँ पर क्या है शेषफल लिखना पड़ेगा। कभी इसको खाली छोड़ देंगे, कभी इसको छोड़ देंगे, कभी कभी यहाँ पर भी आपको खाली स्थान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप स्वयं लिख सकते हैं, आपको खाली स्थान से इतनी समस्या नहीं आएगी, कहीं पर भी दे दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया था 8 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है जो कि है कि त्रिपद वाले बहुपद का उदाहरण हमें बताना है, यानी कि हमें क्या 3 पद वाले बहुपद का एक एग्जाम्पल देखना है। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ किस प्रकार आपको करना है। तो इसमें आपको करना क्या, ऐसा कोई भी बहुपद लिख देना है जिसमें क्या 3 पद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई याद करके लिखना है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें क्या होने चाहिए 3 पद होने चाहिए। ठीक है, और वो बहुपद होना चाहिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 का आंसर। 9 में क्या करना, हमें त्रिपद वाले बहुपद का उदाहरण हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, आपको कोई भी 3 पद लिख लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर x का भी लिख सकते हैं, आप y का भी लिख सकते हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि 3 पद होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया y की पावर 4 प्लस y प्लस 5, तो इसमें कितने पद होगा 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे 3 पद। इस तरीके से आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया है आप वही लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई सा भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपका, ऐसा बहुपद क्या होगा जिसके सभी गुणांक 0 हों। तो उस बहुपद के बारे में हमें जानकारी देनी है जिसके सभी गुणांक कैसे होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा से मैं नीचे कर देता हूँ जिससे आपको दिख पाए ये। ठीक है, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो ऐसा बहुपद हमें बताना है जिसके सभी गुणांक 0 हो। तो 0 है गुणांक, तो उसका उस बहुपद का नाम क्या होगा आपका 0 बहुपद।
बहुपद। जब गुणांक ही शून्य है तो उसका बहुपद भी कैसा होगा, शून्य बहुपद होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 11वां दिया गया है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, रैखिक बहुपद। और दो घात का पूछा जाए तो द्विघात बहुपद, तीन घात के यदि आपसे पूछा जाए त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर दिया गया है। 12 में आपसे पूछा गया है कि बहुपद पी एक्स बराबर दिया गया है आपका 3x-2 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर 3x-2, तो इसका शून्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए पहले क्वेश्चन क्या लिख देता हूँ, पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पी एक्स का मान हमें दिया गया है 3x-2, तो 3x-2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 3x बराबर क्या होगा, ये जो माइनस का 2 है जब बराबर के इस साइड में आएगा तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो +2। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि यहाँ पर 3 का x में गुणा हो रहा है। जब ये बराबर के उस साइड में जाएगा तो इसमें भाग में चला जाएगा। यदि ये भाग में होता तो गुणा में चला जाता, इसलिए यहाँ पर क्या गुणा में था तो ये भाग में चला गया। तो x का मान कितना आ गया, 2/3। तो यही क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा 2/3। तो ये 12वें का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि π/2 x² प्लस x प्लस 1 में x² का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है π/2 x² प्लस x प्लस 1। तो इसमें क्या हमें x² का गुणांक हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x² कहाँ पर है, तो ये रहा आपका x²। ठीक है, और इसके साथ जो भी संख्याएं होती हैं उसे हम बोलते हैं उसका गुणांक। तो x² के साथ ये संख्या हमें दी गई है, तो x² का जो आपका गुणांक आएगा, x² का गुणांक, तो ये कितना आ जाएगा आपका π/2 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि आपसे x का गुणांक पूछते हैं तो x के साथ में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो x का गुणांक आता है आपका कितना, 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप गुणांक निकाल सकते हैं, किसी भी जो आपका दिया गया है उसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये गुणांक आपका क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा x² का गुणांक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था परिमेय संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, तो अपरिमेय संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसमें क्या है, p और q पूर्णांक आपके होते हैं और q बराबर आपको क्या होता है, नहीं होता 0 के। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल बताऊँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आपकी √3 क्या है, आपकी √3 आपकी अपरिमेय संख्या है, √5 आपकी अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या ज़्यादातर क्या होती हैं, वो आपकी रूट में ही होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी रूट की संख्याएं आपकी क्या अपरिमेय संख्याएं होंगी। यदि वो पूर्ण वर्ग है तो वो आपकी परिमेय संख्या ही होगी। जैसे कि यदि अंडर रूट में आपका 25 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 25 को आप क्या अपरिमेय संख्या बोलेंगे या परिमेय, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 25 में से आपका 5 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, सभी रूट की संख्या परिमेय नहीं होती, यदि पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे 14 हो चुके हैं। 15वां दिया गया है, 15 और देख लीजिए। 15वें में दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपका दिया गया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या लिखिए। तो मैं बता देता हूँ प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो आपकी 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक रहती हैं, अनंत तक रहती हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या के बाद यहाँ पर दिया गया है हमें पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती हैं आपकी, इसमें 0 भी ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये अनंत तक रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी जो सबसे पहले आएगी तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है, और पूर्ण संख्या, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या ही बतानी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी हो जाएगी 0, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1, पूर्ण संख्या 0। ये आपके 15 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं, हमारे 10 क्वेश्चन और शेष बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको भी मैं डिटेल में आपको सॉल्व करके बताऊंगा अच्छी तरीके से। यदि आपको इसी तरीके की वीडियो और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। यदि आपके कमेंट आते हैं
अत्यधिक मात्रा में। तो मैं इसका पार्ट 2 में आपके जो 10 क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपको अपना चैनल। धन्यवाद।